हेलो दोस्तों, मैं रति और यह मेरी एक सच्ची घटना है जिसको मैं आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। और अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रति है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 है और मेरा हर एक हिस्सा अपने पूरे आकार में ढला हुआ है। मेरा रंग गोरा, लंबाई 5.5 फीट है और अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 21 साल की थी और जब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी विदाई शादी के 3 साल के बाद हुई, क्योंकि हमारे यहाँ गोना की परंपरा है जिसमें शादी के कुछ दिनों के बाद विदाई होती है। लेकिन दोस्तों, जब मैं 18 साल की थी तब मुझे रगड़ाई के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था और मैंने कई बार छुप छुप कर भैया भाभी को भी मजे करते देखा था। और अब मेरे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और मेरी सुहागरात की रात आ ही गई। मैं जिसके बारे में सोच सोचकर मन ही मन बहुत खुश थी। मैं 5 सालों से तड़प रही थी, पर बदनामी के डर के कारण कभी कुछ कर नहीं पाई, बस गाजर मूली से ही दोस्ती रखी थी। आखिर वो रात आ ही गई थी फाइनली। फिर वो मेरे पास आए, पर ये क्या, बिना कुछ बोले, बिना खेले और मुझसे बिना कुछ बोले ही वो तो टूट पड़े जैसे जन्म जन्म के भूखे हो। मुझे बड़ी निराशा हुई, पर चलो ठीक है, मैं भी तो 5 साल से भूखी ही थी। क्या हुआ, मटर पनीर ना मिला तो न सही, मिक्स वेज से ही काम चला लेती हूँ सोचकर मैंने भी अपना समर्थन दे दिया खुद ही, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। सारी रात घमासान युद्ध किया उस रात हम दोनों ने, ना मैं हार मान रही थी न वो। जब सुबह हुई तो उन्होंने पहली बार मुझसे बात की और मुझसे पूछा कि क्यों, कैसा लगा कल रात को। तो मैं उनके मुंह से यह बात सुनकर एकदम से शर्मा गई और मैं फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। फिर मैंने तैयार होकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, मैं अपने ससुराल वालों से परिचय करवाती हूँ। मेरे पति 3 भाई हैं और उनसे बड़े वाले बचपन से ही अंधे हैं, इसलिए शायद अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। और छोटा वाला भाई स्कूल में पढ़ता था। वो हमेशा अपने घर से दूर रहकर अपनी पढ़ाई करता। दोस्तों, अब पूरे 2 साल गुजर गए थे और अब मेरे पति थोड़े थोड़े ठंडे पड़ने लगे थे। शायद उन्हें अपने काम काज की टेंशन कुछ ज्यादा हो गई थी और इधर मेरा तापमान तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था। कुटाई के कारण शरीर भी और ज्यादा निखर के आ गया था मेरा। अभी तक हमें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। फिर अचानक एक हमें खबर मिली कि मेरे सास ससुर का कार एक्सीडेंट हो गया है और दोनों अस्पताल में भर्ती है दूसरे शहर में। और इस खबर का सबसे ज्यादा दुख मेरे पति के बड़े भाई को हुआ, क्योंकि वही दोनों थे जो उस अंधे की लाठी थे। 1 महीने के लिए मेरे सास ससुर को अब उसी दूसरे शहर में रहना था। इलाज के लिए तो मेरे पति को उनके पास रहने और देखभाल करने के लिए जाना पड़ा। मैं उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनके अंधे भाई के कारण नहीं जा पाए और अब घर पर मैं और पति के बड़े भाई ही रह गए थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उनकी वजह से अपने पति के साथ जा नहीं पाए। वहां पहुंचकर सारा हाल पता होने के बाद पति का कॉल आया कि लगभग 1 महीना उनको वहीं रुकना होगा। माँ बाबूजी जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाते। मेरा मन बहुत उदास हो गया कि मैं अकेली क्या करूंगी अब इस सूरदास के साथ। यहाँ भट्टी में आग लगी पड़ी है और मेरा हैंडपंप दूसरे शहर में बैठा है। और अब गाजर मूली बस सलाद में ही अच्छी लगती थी मुझे। अब वो पहले वाली बात नहीं बनती थी उनसे। ऐसे ही 3 दिन निकल गए। फिर रात को मैं सो गई, तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। वो हुआ क्या था कि सूरदास जी बाथरूम में गिर गए थे। मैं भागी भागी गई और उनको उठाया। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले कि मैं सूसू करने आया था और मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। बहू, तुम मुझे प्लीज कमरे तक पहुंचा दो। मैंने उनकी मजबूरी को देखकर उन्हें उठाया तो नजर काले नाग पर पड़ी। हाय राम, इतना बड़ा नाग! मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा नाग, ये तो बाप रे! अचानक कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे मेरे मन में, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। शायद अंधे होने के कारण उन्हें उसका ज्ञान नहीं था। फिर मैंने उन्हें उनके रूम तक पहुंचा दिया और अब मैं अपने रूम में आकर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं कुछ देर ऐसे ही पड़ी रही। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना अंधेपन का फायदा उठाया जाए, पर सोचा कहीं सूरदास ज्यादा ही शरीफ निकला तो, और मेरी पोल पट्टी सबके सामने खोल दी तो फिर क्या होगा। पर काले नाग को देखने के बाद अब तो उसको पटक के मारने का बहुत मन कर रहा था मेरा। कुछ भी हो, मुझे इस मोटे काले नाग का फन कुचलना ही था। सुबह उठकर घर का काम कर रहा थी। काम वाली बाई भी आ गई थी। मेरी सासू माँ रोज मेरे अंधे जेठ यानी सूरदास की मालिश करती थी पैरों की। कुछ होगी प्रॉब्लम, मैंने कभी पूछा नहीं, ना ही ध्यान दिया। पर अब मेरी सासू माँ के नहीं होने से सूरदास की मालिश काम वाली बाई कमला कर रही थी कुछ दिनों से। बीबी जी, कुछ काम है क्या? मैं बाबूजी को तेल लगा कर आ जाओ, कमला बोली। मैंने कहा हाँ लगा दो, अभी तो कुछ काम नहीं मुझे।
वो मेरे जेठ के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने काम में लगी रही। मैं किचन का काम निपटा कर अपने रूम में जाने लगी तो ख्याल आया कि अरे कमला अभी तक क्या कर रही, इतनी देर हो गई। माँ जी तो 5 मिनट में लगा देती थी तेल। मैंने जाकर देखना चाहा तो दरवाजा बंद। साला ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा था मुझे। रूम का दरवाजा पुराने जमाने का था, जिसकी झिरियों से अंदर देखा जा सकता था। मैंने झिरी में अपनी एक आंख लगाई और देखने लगी। मेरी आंख फटी की फटी रह गई। अंदर का नज़ारा देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसको तेल लगा रहा, कौन किसकी मालिश कर रहा। मैं ही पागल समझ नहीं पाई थी कि साला सूरदास सिर्फ आंखों से ही अंधा था, बाकी सारे पुर्जे बराबर काम करते हैं इसके। तो कमला किसी कुशल सपेरे की तरह मोटे काले नाग से खेल रही थी। मेरा तो देखकर ही दिल दहल गया था। साला एक तो मेरी दुकान की हड़ताल चल रही और इधर कमला माला लूट रही है। मुझे तो अपनी काम वाली बाई से ही जलन होने लगी। मैं हाल में आकर सोफे पर बैठ गई और प्लान बना लिया था कि क्या करना है अब, क्योंकि नागराज तो हमको भी भाग गए थे। जब आधे घंटे बाद कमला बाहर आई तो मैंने उसे बुलाया और कहा, ये सब क्या चल रहा है कमला, और कब से चल रहा है? क्या बीबी जी? हम समझे नहीं, वो बोली। मैंने कहा ज्यादा बनो मत, मैंने सब देख लिया, कैसे हिलोरे ले रही थी तू अभी अंदर। वो एकदम से सकपका गई, डर गई। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बीबी जी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, आप किसी को मत बोलना। मैं गरीब हूँ, अगर काम से निकाल दिया तो बच्चे क्या खाएंगे, और मेरा शराबी पति तो मार डालेगा मुझे बाबूजी ने कुछ पैसे दिए ये करने को, तो मैं लालच में आ गई, और मेरा पति भी कुछ करता नहीं तो मुझे भी जरूरत लगती है तो मैंने भी हाँ कर दी बीबी जी। मैंने कहा अच्छा, अगर तुझे और पैसे मिले तो कैसा रहेगा कमला, मैंने कहा। कमला बोली बीबी जी मैं समझी नहीं। देख कमला, जिस नाग को तू दूध पिला रही है, असल में उस नाग पर मेरी नज़र भी बहुत टाइम से है, लेकिन हाथ लगाने से डर रही हूँ। तू कुछ जुगाड़ लगा, इस काले मोटे नाग को मेरी टोकरी में घुसा दे कैसे भी। इसका सारा जहर मैं निचोड़ निचोड़ के निकालना चाहती हूँ, लेकिन नाग को पता चले बिना। कमला बोली बस इतनी सी बात बीबी जी, कल ही हमला बोल दो ना। मैंने कहा कैसे? अरे बीबी जी वो तो सूरदास है, उसको क्या पता तेल लगाने कौन आया है, मैं या आप बीबी जी। मैं बोली अरे वाह कमला, तू तो एक नंबर की लपड़झंडूस निकली बे, क्या दिमाग लगाया है। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक कमरे में मैं गई तेल लगाने। काहे का तेल लगाना यार, सूरदास तो पूरा हबसी था, मेरा ही तेल निकाल कर रख दिया उसने। काला नाग फुफकारता रहा और उसने खूब उधम मचाई। पूरे हफ्ते ये खेल चलता रहा। एक दिन कमला काम पर नहीं आई तो जेठ जी ने आवाज लगाई कि बहू जरा तेल लगा दो। मैं पहुंच गई लगाने तो सूरदास का तापमान बढ़ने लगा और वो मेरी जलतरन को अपनी उंगलियों से छेड़ने लगा। मैंने बोला जेठ जी क्या करते हो, मैं कमला नहीं हूँ। सूरदास हंसते हुए बोला, अरे प्यारी बहुरानी तो रोज कहाँ कमला होती है, जब मैं बाजा बजाता हूँ। मैं अंधा हूँ बहुरानी, बेवकूफ नहीं हूँ। तेरी महक तो मैंने उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुमने मुझे बाथरूम से उठाकर कमरे तक छोड़ा था। पिछले 5 दिन से तू ही ऊपर बैठकर आकाश झूला झूल रही, मुझे सब पता है। पहले दिन ही जान गया था मैं। फिर हम दोनों हंसने लगे। अब सारे राज खुल चुके थे तो सारे पर्दे भी हट चुके थे। उसके बाद खुल्लम खुल्ला दिन रात प्यार की बारिश होती रही, जिसने मेरे तन और मन दोनों को सराबोर कर दिया और ज्वालामुखी सी धधकती प्यासी धरती को जलधारा से ठंडा कर दिया। अब मैं रोज मटर पनीर भी खा रही हूँ और अपनी मिक्स वेज तो है ही, अब मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।